हेलो। हाँ, तो क्वेश्चंस कर रहे थे हम वर्क पावर एनर्जी के ऊपर, है ना। कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, हमने देखा था कि कैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जाता है और मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। ठीक है ना। दो केसेस देख लिए थे। स्ट्रिंग वाले में हमें मिला था √5 GR और रॉड वाले केस में मिला था हमें √4 GR। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चंस कंबाइंड। ठीक है ना। क्वेश्चंस और वर्क एनर्जी थ्योरम। जनरल क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, अप्लाई करना तो हम सीख ही गए। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मान लो कि हमारे पास एक 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है जो ग्राउंड से अटैच्ड है। ब्लॉक की हाइट दी गई है 40 सेंटीमीटर स्प्रिंग के एंड से। स्प्रिंग का के आपको दिया गया है 1960 न्यूटन पर मीटर। जी की वैल्यू आपको लेनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो पहला पार्ट तो है कंप्रेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम और सेकंड पार्ट है मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ट्राई करो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं। ठीक है ना, कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहली बात तो कंप्रेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम, इसका मीनिंग क्या है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, जिस समय पे नेट फोर्स जीरो हो। कंफ्यूज मत करना उस बात से कि ब्लॉक रेस्ट पे आ जाए, रेस्ट को इक्विलिब्रियम नहीं कहते, नेट फोर्स को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो उस समय पे मान लेते हैं ये सिचुएशन है, mg नीचे लग रहा होगा 20 न्यूटन। स्प्रिंग कुछ डिस्टेंस से कंप्रेस हो गई होगी, मैं मान लेता हूं x1। तो मैंने मान लिया x1 कंप्रेशन है एट इक्विलिब्रियम, है कि नहीं। तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगी, आप नीचे की तरफ कंप्रेस कर रहे हो उसे, वो ऊपर फोर्स लगा देगी, कितना, kx। तो इक्विलिब्रियम के लिए हम 20 न्यूटन को इक्वल करेंगे k इंटू एक्स के, और हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 20 बाय लगने वाला नीचे फोर्स जो है k 1960 मीटर। तो ये आंसर आएगा कंप्रेशन एट इक्विलिब्रियम का। कंप्रेशन का मोशन से कुछ रिलेशन नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक मस्ट बी जीरो। तो मैंने माना कि इक्विलिब्रियम पे कंप्रेशन जो है वो x है। ठीक है, तो स्प्रिंग का लगाया गया फोर्स kx है, उसे मैंने mg के इक्वल कर दिया। ठीक है ना। g को सॉरी 9.8 लेना था, मैं यहाँ पे गलती कर दिया। तो 2 इंटू 9.8 कर लो इसे, ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8। तो x1 की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी यहाँ से मिल जाएगी कितनी, 1 बाय, ये आ गया 980, है ना। तो 100 या 1000, यानी कि 1 सेंटीमीटर। 1/100 आ रहा है, 1/1000 आ रहा है, 1/100 आ रहा है शायद, यानी कि कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, 1/100 मीटर या 1 सेंटीमीटर। अब बात आती है मैक्सिमम कंप्रेशन की, कि भाई मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ होगा अगर हमसे ये पूछा जाए। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। मैं मान लूंगा कि मैक्सिमम कंप्रेशन के समय ब्लॉक जो है नीचे आया, टोटल डिस्टेंस h। अब 40 सेंटीमीटर तो यही था, तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुई, स्प्रिंग कंप्रेस हुई है हमारी कितनी, मैं मान लेता हूं x। बात समझ रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर प्लस x, ये है आपका इक्वल टू h। वर्क करेगी ग्रेविटी प्लस वर्क करेगी स्प्रिंग, ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम कंप्रेशन के समय पे ब्लॉक फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा, तो इनिशियली भी रेस्ट, फाइनली भी रेस्ट। ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव m इंटू जी इंटू एच को मैं लिख देता हूं 0.4 प्लस एक्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव होगा क्योंकि आप नेचुरल लेंथ से दूर जा रहे हो, तो -12 k 1960 इंटू एक्स स्क्वायर।
ये क्या हो जाना चाहिए, 0। बात समझ आई क्या? क्लियर है सभी को? तो यहां से बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसे आप सॉल्व करोगे। क्या आंसर आए, कोई बताएगा? क्या आंसर आ जाएगा? 0.1। ओके, 0.1। 0.1 नहीं आना चाहिए, 0.1 आ रहा है। सॉल्व करना है बेटा, बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स यहां से सॉल्व करके आप निकाल लोगे। मेन चीज मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कब वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, ठीक है, और कब इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन समझना है। एक चीज याद रखो, इक्विलिब्रियम पे कंप्रेशन पूछा हो तो सिर्फ नेट फोर्स को 0 कर दो, यानी mg को बैलेंस कर देगा स्प्रिंग फोर्स। पर अगर आपसे मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा गया है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखो और वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आपके पास एक नाइफ है, ठीक है, इस तरह से मान लो, और यहां आपके पास एक वुडन बोर्ड है रखा हुआ है, ठीक है ना। तो नाइफ का मास दिया गया है आपको m, इसे ड्रॉप किया जा रहा है किसी हाइट h से। मान लेते हैं द नाइफ पेनेट्रेट्स अप टू डिस्टेंस d इनसाइड द बोर्ड, ऑब्वियसली आप नाइफ को ड्रॉप करोगे तो वो लकड़ी के बोर्ड के अंदर घुस जाएगा ना, तो वो d डिस्टेंस नीचे तक जो है घुस गया है, ठीक है ना। तो आपको बताना है एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स बाय बोर्ड ऑन द नाइफ। क्वेश्चन समझ आ रहा होगा शायद। आप अगर इस तरह से एक चाकू को ड्रॉप करोगे तो वो नीचे जाता जाएगा और घुस जाएगा और फाइनली जाके रुक जाएगा, तो डी डेप्थ अंदर तक वो घुस पाया है इसके अंदर। तो उस दौरान कितना एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स लगाया होगा बोर्ड ने उस नाइफ के ऊपर। ठीक है, ट्राई करो सभी लोग। चलो देखो कैसे सॉल्व होगा। तो हमें बताया गया है कि वो डी डिस्टेंस नीचे तक जाता है और फाइनली रेस्ट पे आ जाता है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। वर्क कौन कौन करेगा? तो वर्क करेगी ग्रेविटी प्लस जो भी रेजिस्टिव फोर्स होगा जो कि ऊपर की तरफ लग रहा होगा, वो कुछ वर्क करने वाला है, तो मैं एफ आर लिख देता हूं, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि 0। ग्रेविटी का वर्क ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, कितना हो जाएगा m g इंटू कितना डिस्टेंस के लिए ग्रेविटी लगी, h प्लस डी, क्योंकि टोटल नीचे कितना चला है वो h प्लस डी। रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन मैं मान लेता हूं प्लस रेजिस्टिव फोर्स है अगर f इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितनी देर के लिए रेजिस्टिव फोर्स लगा, d डिस्टेंस के लिए, ये हो जाना चाहिए 0। यहां से f की वैल्यू आपको मिलेगी -mg 1 प्लस h बाय डी। बात समझ आई? तो ये हो गया आपका रेजिस्टिव फोर्स जो कि एक्ट कर रहा है नाइफ के ऊपर। कोई डाउट किसी को? बोलो। हाँ या ना बोल दिया करो भाई, ताकि आगे बढ़ सकें जल्दी से। आलस कम दिखाओ, आलस नहीं। ओके चलो, अगला सवाल। अगर टाइप करने में मेहनत होती है तो बस यस के लिए वाई लिख दिया करो, डाउट के लिए डी लिख दिया करो, समझ जाओ। चलो अगला सवाल कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, एक रखा हुआ है दूसरे के ऊपर। ये 2 kg का है, ये 1 kg का है। यहां से फोर्स लगाया गया है F, ठीक है, और F की वैल्यू दी गई है 0.5 न्यूटन। ओके, 0.5 न्यूटन लोअर ब्लॉक के ऊपर लगाया गया है। तो आपको बताना है वर्क डन
by lower block on upper block for displacement of 3 meters with respect to ground। ठीक है ना भाई, और दोनों के बीच में म्यू की वैल्यू दी गई है 0.1। जी आपको वही 10 लेना है, कुछ नहीं बोला गया है तो ठीक है, चलो ट्राई करो। चलो देखो, तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि भाई दोनों ब्लॉक साथ चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है ये हमें जरूर निकालना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा। तो वो होता है F बाय टोटल मास, यानी कि 0.5 बाय टोटल मास 3 है, यानी कि कॉमन एक्सेलरेशन तो 0.5 बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो ऊपर वाले ब्लॉक का हो सकता है, वो हो सकता है भाई म्यू एम जी, यानी 0.1 इंटू 10 बाय उसका मास 1, यानी कि कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, और यहाँ कॉमन एक्सेलरेशन तो बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि दोनों किससे मूव कर रहे होंगे, कॉमन एक्सेलरेशन से। अरे बात समझ आ रही है। आपने फोर्स लगाया है 0.5 न्यूटन का, कॉमन एक्सेलरेशन आया है 0.5 बाई 3 और मैक्सिमम है 1। तो क्योंकि ए मैक्सिमम इज ग्रेटर देन ए कॉमन, तो बोथ मूव विथ ए कॉमन। ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा ऊपर वाले के ऊपर। 1 kg वाले पे अगर मैं देखूं कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो इसे तो फ्रिक्शन ही चला रहा है, और एक्सेलरेशन आपको चाहिए कितना 0.5 बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो होगा 0.5 बाय 3 इंटू मास, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स आ गया 0.5 बाय 3 न्यूटन। ठीक है ना। बस अब क्या चाहिए भैया, वर्क डन चाहिए। तो फोर्स लग रहा है आगे, डिस्प्लेसमेंट भी है आगे, तो वर्क डन हो जाएगा 0.5 बाई 3 टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर, यानी कि 0.5 जूल। क्लियर है कि नहीं, पॉजिटिव आएगा। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट? चलो अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं फटाफट, आज ढेर सारे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करनी है हमें। तो क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स इज गिवन एज। दो एटम्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी आपको दी जा रही है, x जब उनके बीच का सेपरेशन है, तो a अपॉन एक्स टू द पावर 12 माइनस बी अपॉन एक्स टू द पावर 6। ठीक है ना। a और b कांस्टेंट है, x इनके बीच का डिस्टेंस है। तो आपको बताना है फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है, इक्विलिब्रियम पे x की वैल्यू क्या होगी। चलो देखो, तो आपको एक रिलेशन पता है कि भाई फोर्स जो होता है, फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एस। यहाँ एस हो जाएगा एक्स, तो माइनस डी यू बाई डी एक्स। फोर्स में निकाल सकता हूँ माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ ए बाय एक्स टू द पावर 12 माइनस बी बाय एक्स टू द पावर 6। सिंपल डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो फोर्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, यहाँ से माइनस यहीं रहेगा, ये हो गया ए बाय एक्स टू द पावर 13, और यहाँ एक आ जाएगा माइनस 12 मल्टीप्लीकेशन में, प्लस 6 बी बाय एक्स टू द पावर 7। अब इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, इक्विलिब्रियम का मीनिंग है फोर्स होना चाहिए जीरो, तो इसी को मैं क्या कर दूंगा जीरो। मुझे मिल गया यहाँ से 12a बाय एक्स टू द पावर 13, ये होना चाहिए 6b बाय एक्स टू द पावर 7, और यहाँ से आप देखो आपको x सिंपली यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा,
x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2a/b की पावर 1/6, सिक्स्थ रूट ऑफ 2a/b। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? चलो नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। तो क्वेश्चन है कि हमारे पास एक इस तरह का ट्यूब है, ठीक है ना, इस तरह से सर्कुलर क्वार्टर है ये, 1/4 ऑफ अ सर्कल, और इसकी रेडियस जो है वो 5 मीटर है, ठीक है ना। और यहां बोला जा रहा है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ आपके पास एक बीड है, यानी एक ऐसी रिंग जैसी है जो कि स्लाइड कर सकती है। अब इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है F1। F1 जो है कांस्टेंट है, यानी F1 की वैल्यू मैं बोल दूं तो F1 की वैल्यू है भाई 5 न्यूटन माइनस आई कैप। ये अगर हमारा आई कैप है, ये जे कैप है, तो F1 की वैल्यू फिक्स है, ये कांस्टेंट फोर्स है 5 न्यूटन माइनस आई कैप, ठीक है ना। मास ऑफ द बीड आपको दिया गया है ½ kg। ब्लॉक ये जो बीड है आपकी ए से बी मूव करती है, तो आपको बताना है स्पीड, स्पीड ऑफ बीड एट बी। जब वो बी पॉइंट पे पहुंचेगी तब स्पीड ऑफ बी क्या होगी, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो। चलो देखो, तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। वर्क करेगी ग्रेविटी प्लस वर्क करेगा ये F1 फोर्स, ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ½ mv फाइनल का स्क्वायर, इनिशियली तो 0 है। ग्रेविटी का वर्क देख लेते हैं। फोर्स ग्रेविटी का होगा mgh, ठीक है ना। तो मास है आपका कितना, ½ kg, जी है 10, और वर्टिकली कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्टिकली सिर्फ 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्लस F1 हमेशा लग रहा था लेफ्ट में, ठीक है ना। तो आप ये देख लो कि लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है और उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि F1 की डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट में रहती है, तो उसका वर्क डन निकालने के लिए मैं उस फोर्स को उसके डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो F1 यानी कि 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट x में भी कितना हुआ है, ये भी रेडियस है, x में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5, ये जाना चाहिए ½ m/v²। समझ आई बात? यहां से आपको मिल गया वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देख सकते हो, ये है 25 और ये भी हो गया 25, यानी 25 × 4 का अंडर रूट, है ना। सही है क्या? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो जरा, कैलकुलेशन मिस्टेक। ये हो जाएगा 50 ना कि 25, 50 × 4 यानी कि √200, तो आप बोल सकते हो 10√2 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगी क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका वर्क डन भी तो कहीं लेके जाओगे ना आप, सिस्टम की एनर्जी तो फिर इंक्रीज हो रही है। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसमें एक प्लैंक लगा हुआ है इस तरह से, और यहाँ एक ब्लॉक है m मास का, ठीक है ना। तो बताया गया है कि स्प्रिंग का k आपको दिया है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। मास दिया गया है आपको 10 kg। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन, सॉरी, maximum compression in the spring when block comes to rest momentarily,
थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट पे आएगा, इज 2 मीटर। ओके, तो आपको बतानी है स्पीड ऑफ ब्लॉक just before it comes in contact with the spring। ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझ लो। ब्लॉक नीचे आएगा, इससे कांटेक्ट में आएगा और इसको कंप्रेस करेगा, तो मैक्सिमम कंप्रेस कर पाता है वो 2 मीटर। तो बताना था कि जस्ट जब कांटेक्ट में आ रहा था उस समय पे स्पीड कितनी रही होगी। चलो देखो भाई कैसे सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन। तो मान लेता हूं मैं कि कुछ ये x डिस्टेंस पहले था और मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए 2 मीटर और अंदर जाएगा। तो वर्टिकली नीचे कितना आया है ये, अगर मैं ये देखूं कि वर्टिकली नीचे कितना आया है, तो ये एंगल 30 डिग्री है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी x + 2 sin 30 डिग्री। अरे हो जाएगी कि नहीं, मैंने टोटल मान लिया x + 2। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली रेस्ट फाइनली रेस्ट, जब उन्होंने मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया। तो ग्रेविटी का वर्क mg नीचे कितना आया, x + 2 sin 30 डिग्री। स्प्रिंग का वर्क डन तो नेगेटिव होगा, -12 k 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग ने वर्क सिर्फ 2 मीटर के लिए किया है, ये हो जाना चाहिए 0। समझ आ रही है बात? बस वैल्यूज पुट करनी है हमें। मास क्या दिया गया है ब्लॉक का, मास दिया गया है 10 kg। तो 10 × 10/2 × x + 2, ये हो जाना चाहिए 1/2 × 100 × 4। क्लियर है? क्या मिल जाएगा आपको, ये 100 से 100 उड़ गया, 2 से 2 गायब हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई आपको, 2 मीटर। यानी एक्चुअली ये डिस्टेंस जो थी वो कितनी थी, 2 मीटर थी। ठीक है, तो अब बस आपको ये पता करना है कि एक्चुअली 2 मीटर चलने के बाद उसकी स्पीड क्या रही होगी। तो तब तक तो सिर्फ ग्रेविटी ने काम किया होगा। अगर सिर्फ x कंसीडर कर रहा हूं मैं, स्प्रिंग अभी कंप्रेस ही नहीं हुई, तो सिर्फ ग्रेविटी ने काम किया होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बिफोर कमिंग इन कॉन्टैक्ट क्या लिख सकता हूं मैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 1/2 mv²। इनिशियली तो 0 ही है। ग्रेविटी का वर्क m g, और कितना नीचे आया वो, तो आप देख सकते हो ये डिस्टेंस x है, तो x sin 30 डिग्री है कि नहीं। ये हो जाएगा x sin 30 डिग्री, ये होना चाहिए 1/2 mv²। ये m हट गया, यहाँ से x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं मैं, तो ये आ गया 10 × 2 इज इक्वल टू v², या v इज इक्वल टू √20 मीटर/सेकेंड। ठीक है ना। अब जैसा कि श्रेष्ठ ने बताया, अगर आपको SHM आता हो तो ये सही में एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली ये 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से हो जाता है। पर खैर यही तो अच्छी बात है फिजिक्स की, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे पुरानी चीजें करना आसान होता जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे। चलो देखो, तो एक इंक्लाइंड प्लेन है ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ठीक है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे इसे एलिवेटर के अंदर रख दिया गया है, यानी लिफ्ट के अंदर रख दिया गया है इंक्लाइंड प्लेन को। ठीक है ना। एलिवेटर ऊपर जा रहा है v मीटर/सेकेंड कोई वेलोसिटी से, और जो ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है m मास का, ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है। वेज जो है वो ऑब्वियसली रफ है। ठीक है, तो आपको बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक इन टाइम t विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, एक आप बता दो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और दूसरा आप बता दो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम t विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट।
ठीक है, ट्राई करो। क्योंकि लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तो कोई स्यूडो फोर्स तो पिक्चर में है ही नहीं। अब बात आती है mg का एक कंपोनेंट नीचे लगता है हमेशा mg sin थीटा, और फ्रिक्शन ऑब्वियसली लगेगा ऊपर। ब्लॉक अगर रेस्ट पे है यानी फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए mg sin थीटा। अच्छा, अब ब्लॉक रेस्ट पर है पर चल तो रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर कोई देखे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर आप देखते हो तो ब्लॉक भी ऊपर v स्पीड से जा रहा है। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर लेता हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब डायग्राम बना लो। आपका ब्लॉक ये है, फ्रिक्शन लग रहा है इस तरह से, और डिस्प्लेसमेंट होगा वर्टिकली अप, और कितना vt। इनके बीच का एंगल क्या है, अगर ये पूछा जाए बीच का एंगल, तो वो आप कह सकते हो है 90 माइनस थीटा। अरे है कि नहीं? तो वर्क डन सिंपली क्या हो जाएगा, फोर्स यानी mg sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि है vt, और इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। यानी वर्क डन जो आएगा फ्रिक्शन का ग्राउंड के फ्रेम में वो आएगा mg vt साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ आई? विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की बात करूं तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट तो रेस्ट पे है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो। किसी भी फोर्स का वर्क डन क्या होगा लिफ्ट के फ्रेम में, तो जीरो, क्योंकि लिफ्ट के फ्रेम में ब्लॉक रेस्ट पर है। कोई डाउट? बताओ। चलो अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ठीक है ना? तो मान लो कि एक पार्टिकल दो पोजीशन पे है, एक है पोजीशन ए, एक है पोजीशन बी। जब पार्टिकल पोजीशन ए पर था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी दी गई है आपको 60 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी दी गई है -20 जूल। और पार्टिकल को ले जाया गया बी पोजीशन पर, हम लेके जा रहे हैं इस तरह से। तो बी पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल और पोटेंशियल एनर्जी है 40 जूल। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ होगा, मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज -60 जूल। दूसरा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 40 जूल। सी, नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 40 जूल। और डी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 100 जूल। बताओ। चलो देख लेते हैं। तो पहली चीज तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल दी गई है 40, माइनस इनिशियल दी गई थी -20, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये है आपका 60 जूल। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि -60 जूल। तो ए आंसर तो आपका सही है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैंने 3 स्टेटमेंट लिखाए थे, याद करो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 40 जूल। ठीक है, तो यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि एक्सटर्नल फोर्स जो होगा कोई, उसने इतना वर्क किया होगा, तो वो आइडेंटिफाई कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि कैसा है वो हमें ये नहीं पता। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो वो है के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल ये 100 माइनस 60 यानी कि 40 जूल। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आंसर आपका क्या था, ए और सी। समझ आई क्या बात? आंसर आपका था ए और सी। क्लियर? चलो एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, जो है कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, मास 2m है,
उससे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है जो खुद वॉल से कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, ठीक है ना। दिया गया है ये ब्लॉक A मान लेते हैं, ब्लॉक A is at rest with respect to incline। ये जो सरफेस है ये रफ है, ठीक है ना। ये सरफेस जो है ये आपका स्मूथ है। तो आपको बताना है एट इक्विलिब्रियम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम के समय स्प्रिंग में क्या कंप्रेशन रहा होगा। मैं ऑप्शंस भी दे देता हूं, mg cos थीटा बाई के, mg cos थीटा साइन थीटा बाई के, सी ले लो 0, डी ले लो mg साइन थीटा बाई के। ट्राई करो, चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा भाई इसका। तो सवाल था कि आपको बताना है कि एट इक्विलिब्रियम कंप्रेशन इन स्प्रिंग क्या होगा, ठीक है। तो पहली बात तो क्या बोला गया है, ब्लॉक ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन। अगर ब्लॉक ए रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन तो क्या मैं दोनों को सिस्टम मान सकता हूँ? हाँ या ना बोलते जाओ चैट में फटाफट, बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल। तो क्यों ना मैं सिर्फ एक ही ब्लॉक बना लूं जिसका मास 3m है। समझ आई बात? चलो, ये स्प्रिंग कनेक्टेड है के ब्लॉक के ऊपर x डायरेक्शन में इन हॉरिजॉन्टल कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है? ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है? स्प्रिंग वाला, बिल्कुल सही बात है। पर स्प्रिंग वाला फोर्स तो तब लगेगा जब ब्लॉक डिस्प्लेस होगा, है कि नहीं? अभी स्प्रिंग का फोर्स कितना है? 0, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। तो जब स्प्रिंग का फोर्स 0 है, बाहर से आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं है, तो फिर इक्विलिब्रियम में कंप्रेशन भी क्या होगा? 0। तो क्वेश्चन देखने में कितना डरावना है, पर है कितना आसान। समझ आई क्या बात? बेसिकली जब किसी ने वर्क ही नहीं किया तो फिर स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहां से? अगर आप पूछो वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन क्यों है, तो किसी ने वर्क ही नहीं किया तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भरेगी कैसे? बात समझ आ रही है? और जब ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन ले भी लेते आप तो भी ब्लॉक्स को आप फाइनली रेस्ट पे मानते, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। और वर्क से स्प्रिंग कर सकती है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अरे समझ आई क्या बात? चलो, अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये जेई 2014 का है, ठीक है। लिख नहीं पा रहा मैं, मिट जा। तो ये है जेई तो सरे राम, क्या हो रहा है? ये है जेई एडवांस 2014 का सवाल, ओके। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, एक इलिप्टिकल पाथ है इस तरह का, एक बीड को इसी के अलोंग ले जाया जा रहा है और एक कांस्टेंट फोर्स लगता रहता है बीड के ऊपर इस तरह से, जिसे मैं F बोल देता हूं, ठीक है ना। यहाँ आपको दिया गया है कि भाई OP की वैल्यू 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, ओके।
फोर्स की वैल्यू आपको दी गई है 18 न्यूटन, और ये एक्ट करता है ऑलवेज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है ना। तो आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेस क्यू समझ आई बात? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेस क्यू। मास 1 kg दिया हुआ है ब्लॉक का, ये लो भाई। तो ये लेंथ 5 है, ये सबको पता है। अच्छा, इधर डिस्प्लेसमेंट p से q 5 मीटर है और फोर्स हमेशा इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क क्या हो जाता है भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ आई क्या बात? अरे समझ पा रहे हो? तो फोर्स आपको दिया गया है 18 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, यानी कि 90 न्यूटन का वर्क तो किया है एक्सटर्नल फोर्स ने। ग्रेविटी ने कितना किया होगा? माइनस एम जी एच, तो माइनस एम इंटू जी इंटू एच, 4 मीटर है यानी माइनस 40, सॉरी जूल होगा, जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विच इज 90 जूल माइनस 40 जूल, यानी कि 50 जूल। अरे है कि नहीं एकदम हलवा सवाल? है एकदम आसान। ये आया है एडवांस में, बताओ बताओ। अगर कोई प्योर वर्क पावर एनर्जी से पूछेगा तो वो ऐसे ही होगा। वर्क पावर एनर्जी की खास बात यही है कि जब ये सेंटर ऑफ मास से मर्ज होती है तब थोड़े क्वेश्चंस अच्छे बनना शुरू होते हैं, फिर जब रोटेशन आ जाता है तो फिर काफी अच्छे क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं, ठीक है ना। चेन वाले के लिए श्रेष्ठ हमें सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, वरना मैं कैसे समझाऊंगा बच्चों को, ठीक है ना। हैंगिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? तो सब सोच रखा है मैंने, चिंता मत करो, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पावर, पूरी नेक्स्ट क्लास में पावर खत्म करेंगे और मैं कोशिश करूंगा सेंटर ऑफ मास स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना।